हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको लाइटली ना लें, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही है जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इस सीरीज़ ज़रूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार आपके क्वेश्चंस का वेटेज जो है मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा होने वाला है और इसमें ये सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी मेहनत आप लोगों के लिए ही है, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसका आप लोग लाभ उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम देख लेते हैं पिछली क्लास से संबंधित। जो पिछली क्लास में हमने किया था वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे थे, जिसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड की हमने बात की थी और हम गुप्त काल से पहले तक आ गए थे। आज जो है हमारा सेक्शन है पहला, वो है आपका गुप्त काल। गुप्त वंश से संबंधित मध्य प्रदेश में क्या क्या जो है एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको देखते हैं, कौन कौन से राजा हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के साकोर में मिली 24 स्वर्ण मुद्राएं पर किस गुप्तकालीन राजा का नाम लिखा हुआ है। देखिए 24 स्वर्ण मुद्राएं जो मिली हैं उन पर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जो है 3 राजाओं के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो किसका नाम मिला हुआ है? ये सभी इसमें आंसर है, सभी राजाओं के यहाँ पर नाम अंकित हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि साकोर कहाँ पर है भाई? ये आपको पता है साकोर कहाँ पर है? तो साकोर जो है हमारा वो दतिया जिले में है। कहाँ पर है? दतिया जिले में पड़ता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल तिगवा का विष्णु मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए गुप्त काल में तिगवा का विष्णु मंदिर वर्तमान में किस जिले में है, वो ये पूछ रहा है किस जिले में पड़ता है तिगवा का मंदिर। अब देखिए आपको क्वेश्चन जो दिया है इसमें महेश्वर, त्रिपुरी, विदिशा और जबलपुर। अब सबसे पहली बात तो उसने क्वेश्चन पूछा किस जिले में है, तो इसमें से आपका त्रिपुरी, देखिए त्रिपुरी जो है जबलपुर का ही प्राचीन नाम है, ठीक है ना। त्रिपुरी किसका प्राचीन नाम है? जबलपुर का ही प्राचीन नाम है। अब इसमें आपको क्या मिलता है? त्रिपुरी भी कुछ बच्चे ऑप्शन लगा के आएंगे, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, जिला कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? जबलपुर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले? देखिए गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया है बाग की गुफा, कनेरी गुफा, अजंता गुफा या इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग जो है तैयारी कर रहा है जो विद्यार्थी, उसको इतना तो पता है कि चित्रकला के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको भीमबेटका, बाग की गुफाओं से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। इसका आंसर होगा ये। इसमें किस धर्म से संबंध है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बाग की गुफाएं किस जिले में पड़ती हैं? तो ये आपकी धार जिले में पड़ती है। किस जिले में पड़ती हैं? धार जिले में पड़ती है, याद रखिएगा, ठीक है, धार जिले में पड़ती हैं। और अगर हम इसको डीपली स्टडी करें तो इनकी 9 गुफाएं हैं, टोटल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से गुफा नंबर 1, 7, 8 और 9, ये 4 गुफाएं जो हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब जो गुफा नंबर 2 है, गुफा नंबर 2 को क्या बोलते हैं? गुफा नंबर 2 को बोलते हैं हम पांडव गुफा। क्या बोलते हैं हम? पांडव गुफा बोलते हैं गुफा नंबर 2 को। गुफा नंबर 3 को बोलते हैं हाथी खाना गुफा, ठीक है, याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश इस बार डीप पूछा जाएगा बच्चों, है ना। गुफा नंबर 4 को बोलते हैं रंग महल गुफा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये बाकी गुफाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के 9 राज्यों का विजेता किसको कहा जाता है? अब देखिए 9 राज्यों का विजेता किसको कहा जाता है, तो एक ही नाम मिलता है जो है समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और गुप्त काल में सबसे ज़्यादा जो विजय जो है उन्होंने भारत के उत्तर और दक्षिण में 9 राज्यों को विजित किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? अब चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी पूछ रहा है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहां पर थी। तो दूसरी राजधानी का आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरी राजधानी कहां थी। देखिए पहली राजधानी कहां थी? पहली राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी, ठीक है ना, और दूसरी राजधानी इनकी उज्जैनी थी। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको पहली राजधानी पता है तो दूसरी राजधानी ऑटोमेटिकली पता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अवंती पर ही गुप्त राजाओं का राज रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुआ है? पता है आप लोगों को, एरन अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में सागर जिले से प्राप्त हुआ है। इसकी क्या खासियत है? यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, सती प्रथा के साक्ष्य हमको एरन से ही मिले हैं, गुप्तकालीन अभिलेख है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखिए उदयगिरी की गुफाएं जो हैं बहुत प्रसिद्ध गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश की विदिशा जिले में है। और क्या खास बात है? विदिशा जिले में है। इसकी खास बात यह है कि 20 गुफाएं हैं, जैन हिंदू धर्म से संबंधित हैं
और क्या स्पेशलिटी है इसकी, तो गुफा नंबर 5 आप लोगों को पता होगा जिसमें 12 अवतार की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची में निम्नलिखित में से किस अभिलेख में शकों पर विजय का वर्णन किया गया है। तो सांची में देखिए, अब आपको किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है गुप्त काल की, किसकी बात कर रहा है, गुप्त डायनेस्टी की बात कर रहा है। क्या स्पेशल है इसमें, तो गुप्त डायनेस्टी के टाइम पर आपको पता है कि सांची में जो बौद्ध स्तूप बनवाए थे वो मौर्यों ने बनवाए थे, तो हम सांची को जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका आंसर भी लेकिन सांची ही है, ठीक है। तो सांची से जो अभिलेख मिले हैं उनमें जो है उन अभिलेखों में गुप्त काल की बात, शकों पर विजय की बात की गई है, और शकों पर विजय जो है हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित में से कहां से मिला है। तो अभी हमने इससे पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि सांची के एरन से ही सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी का किस अभिलेख से मिलती है। अब देखिए, रेशम बुनकर की जानकारी हमसे कहां से मिलती है, मिलती है मंदसौर अभिलेख से। कहां से मिलती है, मंदसौर अभिलेख, और मंदसौर अभिलेख तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन है दसपुर अभिलेख। देखिए दसपुर को ही क्या बोला जाता है वर्तमान में, तो मंदसौर बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, यहां से रेशम बुनकर की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गुप्त शासक कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, किस अभिलेख में बताया गया। अब देखिए क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सांची अभिलेख, तुमेन अभिलेख, एरन अभिलेख और कहोम अभिलेख। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा तुमेन अभिलेख, क्योंकि तुमेन अभिलेख, अब देखिए इसमें लिखा है तुमेन गुना, अब वर्तमान में ये कहां हो गया है, अशोकनगर में हो गया, ठीक है। तुमेन अभिलेख वही अभिलेख है जहां से जिनकी वंशावली जो होती है गुप्त काल की, वो शुरुआत होती है घटोत्कच से, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, तुमेन अभिलेख से हमको पता चलता है। चलिए कि शरदकालीन सूर्य कहा गया है किसको, कुमारगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें लिखा है, एरन अभिलेख समुद्रगुप्त द्वारा विदिशा के सामंत श्रीधर वर्मन को पराजित कर बनाया गया था। क्या ये सही है, एरन अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को पृथु राजाओं की से भी बड़ा दानी बताया गया था। इस अभिलेख के अनुसार एरन समुद्रगुप्त का स्वभूम नगर था, मतलब उसके अंडर में आता था। तो देखिए इसमें जो है बिल्कुल सही है पहला जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो थे हमारे शक राजा थे, कौन, श्रीधर वर्मन, इनको हराया था। और इसका जो आंसर हम देखने को मिलता है तो उसमें ए बी सी तीनों सही हैं, इसका आंसर होगा ये सभी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओलिकर वंश के अभिलेख निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होते हैं। अब ओलिकर वंश कहाँ है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ओलिकर डायनेस्टी जो है, ओलिकर डायनेस्टी हमारे इसके साक्ष्य मिलते हैं हमको राजगढ़, चित्तौड़ और मंदसौर। तो मूलतः जो ओलिकर हमारे थे वो मंदसौर जिले में थे, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ये सभी, ठीक है। ओलिकर जो वंश था इसका संबंध कहाँ से था, हमारे राजगढ़, अच्छा मूलतः ये जो थे ये चित्तौड़गढ़ के थे, ठीक है। और बाद में ये कहाँ माइग्रेट हो गए, ये शिफ्ट कहाँ हो गए, ये हमारे मंदसौर वाले रीजन पे भी इनका कब्जा था, तो ये हमारे मंदसौर वाले रीजन में भी शिफ्ट हो गए थे, ठीक है ना। तो ये ओलिकर वंश से संबंधित है, पहला क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके ओलिकर वंश के संस्थापक थे जयवर्मन, ठीक है, इनको भी जयवर्धन, ठीक है, इनको भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ओलिकर वंश का कौन सा शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन बताया गया है। अब देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही उनका नाम जो है उन्होंने उपाधि ली थी विक्रमादित्य की। तो इनके जो समकालीन थे चंद्रगुप्त के वो नरवर्मन थे, ठीक है। ये भी ओलिकर डायनेस्टी, और ओलिकर डायनेस्टी का क्षेत्र आपसे पूछ सकता है, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मंदसौर वाला जो रीजन है वो आपका ओलिकर डायनेस्टी का ही है। मतलब ये मूलतः राजस्थान के थे लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गए थे। चलिए अगला देख लेते हैं, गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया। तो ये जो है हमारे किस राजा ने करवाया, आपको पता है मिहिर कुल के द्वारा जो है गोप पर्वत पर निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, ये जो भी तोरमान के जो पुत्र थे,
तोरमान राजा थे, उनके पुत्र थे मेहरकुल। ठीक है, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला देख लेते हैं, मंदसौर स्तंभ अभिलेख में किस शासक की विजय का उल्लेख है? तो किस शासक की विजय का उल्लेख है मंदसौर जो है अभिलेख है? इसमें ऑप्शन दिया गया है समुद्रगुप्त, ठीक है, ऑप्शन दिया है यशोवर्मन, ऑप्शन दिया है प्रकाश धर्म। तो इसका जो आंसर है वो है बी, यशोवर्मन की विजय का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि यशोवर्मन ने धारण की थी? तो यशोवर्मन ने जैनेन्द्र की उपाधि धारण की थी, नरोधिपति की उपाधि धारण करी थी, राजाधिराज की किया था, या ये सभी? तो इसका आंसर है ये सभी। जी हाँ, इसमें इतनी उपाधि, और भी उपाधियां ढाई, जैसे इन्होंने परमेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। ठीक है ना, तो और भी कई सारी उपाधियां धारण करी थी, जितनी भी दो उपाधि थी वो सब जो है वो यशोवर्मन ने अपने लिए ले ली थी। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं, इसका आंसर डी होगा। बेटा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी? इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं कि भाई हमारे मेहरकुल जो थे इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला देख लेते हैं, सूरबंदर परिव्राजक वंश की राजधानी क्या थी? परिव्राजक वंश अब देख लेते हैं किस रीजन में था। तो परिव्राजक वंश जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, उत्तर प्रदेश से आए थे। ठीक है, तो हमारा ये कहां पर? नागौद, बुंदेलखंड वाले रीजन में है ना। कहां पर? बुंदेलखंड रीजन में क्या है इनका राज था। चलिए अगला देख लेते, नागौद इनकी कैपिटल थी। अगला क्वेश्चन है आपका, परिव्राजक राजवंश के आधिपत्य मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में थे? इसका आंसर हम पहले ही दे चुके हैं, क्या है? बुंदेलखंड। चलिए अगला देख लेते हैं, मैकल के प्रसिद्ध पांडव वंश, अब देखिए पांडव वंश की बात कर रहा है, मैकल क्षेत्र की बात कर रहा है, कि जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो अब आइए, अमरकंटक वाले क्षेत्र में इनका राज था। ठीक है, अमरकंटक वाले रीजन में इनका राज था। ये बसीन के जो ताम्र अभिलेख हैं इनसे इनकी जानकारी मिलती है, किसकी? पांडव वंश की जानकारी हमको यहां से मिलती है। चलिए अगला देख लेते हैं, मौखरी वंश के शासक सरबर्मन का ताम्र मोहर लेख मध्य प्रदेश के किस जिले से मिला है? सरबर्मन का जो देखिए अब किसका है? मौखरी डायनेस्टी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मौखरी डायनेस्टी कहां पर थी? तो आपको पता है निमाड़ वाला क्षेत्र जो था वो मौखरी डायनेस्टी का ही क्षेत्र था। ठीक है ना, और मालवा, निमाड़, पूर्वी निमाड़ जो था वो मौखरी डायनेस्टी से ही संबंध था, और बोला जाता है कि मालवा का नाम ही मालवा मौखरी डायनेस्टी के कारण पड़ा है। ठीक है, और मालव ट्राइब जो हमने पिछले डिस्कस कर चुके हैं पिछले में, लेकिन दूसरा नाम आता है अगर वंश का पूछा जाए तो मौखरी वंश के कारण। चलिए अगला देख लेते हैं, त्रिपुरी के किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? अब कलचुरी की दो शाखाएं थी, एक थी महिष्मती और एक थी त्रिपुरी। महिष्मती के जो कलचुरी थे, जो अपने हैहय वंश को अपना क्या बनाते थे? हैहय डायनेस्टी के राजाओं को जो है कार्तवीर्य अर्जुन को अपना क्या मानते थे? पूर्वज मानते थे। ठीक है ना, और त्रिपुरी के उसके बाद 200 सालों के बाद जो है वो कहां पर आए? हमारे माइग्रेट होकर त्रिपुरी में शिफ्ट हुए। तो सोचिए कि महिष्मती और त्रिपुरी दो अलग अलग क्षेत्रों में हमारा राज रहा है, और बहुत लंबे समय तक जो है राज किया है कलचुरियों ने। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। अब इसमें क्लियर पूछा है त्रिपुरी के, ठीक है ना, त्रिपुरी में किसने स्थापना की थी? तो त्रिपुरी में की थी हमारे कौकल्य प्रथम ने यहां पर क्या किया था? स्थापना की थी। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने समस्त पृथ्वी को जीतकर दक्षिण में कृष्णराज तथा भोज नामक दो कीर्ति स्तंभ स्थापित किए थे? ये देखिए राजाओं के नाम नहीं है, ये स्तंभों के नाम है, कृष्णराज और भोज। अब किसने किए थे? तो ये अभी हमने देखा एक महान राजा था हमारा कौकल्य प्रथम, जो कि कलचुरी राजा थे और कलचुरी डायनेस्टी के संस्थापक भी थे। कौकल्य प्रथम ने ये काम किया था। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से महिष्मती के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? अभी हम जिसकी डिस्कस कर रहे थे वही क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया। तो इसमें 3 नाम मिलते हैं, बुद्धराज, कृष्णराज, शंकरगढ़। ये तीनों राजाओं के ही नाम केवल 3 ही मिलते हैं, इससे पहले राजाओं के कुछ लेख हमको मिले नहीं है या कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसमें जो हमारे संस्थापक थे वो थे कृष्णराज। ठीक है, कृष्णराज मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, कृष्णराज जो थे उसके संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में थे?
ठीक है। तो प्रसिद्ध कवि जो राजशेखर थे वो युवराज देव के दरबार में थे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो 64 देव जो हमारा मंदिर है, पहली बात तो 64 योगिनी मंदिर ये कहां पर है? तो ये वर्तमान में जबलपुर में है। ठीक है, ये किसके द्वारा करवाया गया था? युवराज देव के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना, 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? युवराज देव के द्वारा। अगला देख लेते हैं, गोलकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं, 64 योगिनी मंदिर को ही गोलकी मठ के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी बहुत पूछ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना बेटा, एक कॉपी बना लो, उसमें आपको ये लिखते रहना है। ठीक है ना, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत जान, रस्सी आवत जात सिल पर होत निशान। ठीक है ना, वैसे ही आप लोगों को भी करना है, बार बार प्रैक्टिस करिए। आप लोगों ने कभी गांव में कुएं से पानी निकाला होगा, और कुएं से पानी निकाला होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिला पड़ी होती है, जो जहाँ एक पत्थर डला होता है जिससे पानी निकालते हैं बार बार, तो उससे रस्सी जब बार बार जाती है तो उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो एक कमजोर रस्सी से आपके पत्थर पर भी वो निशान पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि बार बार वो उसको घिसता है, बार बार आता है जाता है, तो पत्थर भी घिस जाता है। तो वैसे ही आपको मेहनत करनी है, ये प्रैक्टिस आपको बार बार अपनी करते रहना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। महोबा के अभिलेख से किसे विश्वजीत कहा गया है? देखिए, महोबा में जो अभिलेख है उसमें किसको विश्वजीत कहा गया है? तो किसको कहा गया है भाई? हमारे गंगदेव को क्या कहा गया है? विश्वजीत कहा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। त्रिपुरी के कलचुरी शासक को हिंद यवन का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, हिंद यवन का नेपोलियन। अब एक क्वेश्चन और आंसर बता देता हूं, आप लोगों को पता है कि किसका नेपोलियन? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है ना, और हिंद यवन का नेपोलियन कहा जाता है कर्णदेव को। किसको कहा जाता है? कर्णदेव को। याद रखिए बेटा, किसको कहा जाता है? कर्णदेव को कहा जाता है। कर्णदेव को हिंद यवन का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। चंदेल की पहली राजधानी क्या थी? अब देखिए, चंदेल वंश की पहली राजधानी की बात कर रहा है। चंदेल वंश की पहली राजधानी खजुराहो थी। ठीक है, इसका पुराना नाम भी है, इसको बोलते थे खजूर वाहक। क्या बोलते थे? खजूर वाहक बोलते थे किसको? चंदेल वंश की जो राजधानी थी। अगला देख लेते हैं। खजुराहो शासकों की राजधानी थी। खजुराहो की राजधानी कौन सी रही? खजुराहो पर किसका राज रहा? तो अभी इससे पहले हम देख चुके हैं, खजुराहो पर चंदेलों का राज रहा। ठीक है, किसका राज था? खजुराहो पर चंदेलों पर, ये आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। प्रसिद्ध वीर सेना नायक आला उदल किस वंश से संबंधित थे? तो ये आला और उदल थे, ये सेनापति थे हमारे चंदेल शासक परमारदी देव के। ठीक है, किसके थे? परमारदी देव के। कौन थे? शासक थे उस समय, जो शासक थे परमारदी देव। अच्छा, इनका संघर्ष जो था वो पृथ्वीराज से होता रहता था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके जो किस वंश के शासक सेनापति थे? ये चंदेल वंश के। अगला देख लेते हैं। महोबा के निवासी थे। महोबा इनकी दूसरी कैपिटल भी थी। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर। अब थोड़ा सा खजुराहो के बारे में भी जान लेते हैं। खजुराहो जो है 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। इसमें जो है मंदिर का निर्माण देखें तो चंदेल शासकों ने करवाया। ठीक है, और ये नागर शैली में बने हैं। ठीक है, मंदिरों का स्वर्ग कहा जाता है किसको? आपके खजुराहो को। मंदिरों का स्वर्ग कहा जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है खजुराहो को। ठीक है, नागर आर्ट में बने हुए हैं, जो कि नॉर्दर्न आर्ट है। कंदरिया महादेव, चतुर्भुज मंदिर, कई सारे मंदिर, लगभग 21 जो हैं मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध किस स्मारक समूह का निर्माण चंदेल शासकों ने किया? तो इससे पहले ही हमने देखा है क्या? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विष्णु मंदिर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, क्या? चतुर्भुज मंदिर। किस नाम से जानते हैं?
चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते। इसका निर्माण किसने करवाया? तो यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव जो है जिजाक भुक्ति वंश या चंदेल वंश का शासक था। पहला ए आंसर होगा, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा करवाया? देखिए विद्याधर ने, जो कि खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, आप लोगों को पता होगा। कुछ बच्चे कमेंट में आंसर बताएं, 2 सेकंड का मैं पॉज भी लेता हूं। जो देख रहे हैं वो कंटिन्यू अपना आंसर भी बताते रहिए। जो है कंदरिया महादेव का मंदिर है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मंदिर भी है। इसका निर्माण करवाया किसने? हमारे धंगदेव ने। तो ये कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, इसका निर्माण ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें देखा है बागपति, यशोवर्मन, विजयपाल और देवपाल। देखिए इनका संबंध जो है देवपाल का संबंध नहीं है, इनका बंगाल से इनका संबंधित है। ठीक है, इनके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में कौन सा प्रदेश से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? अब इसमें परमार आप लोगों को पता है धार, कलचुरी जबलपुर, चंदेल बुंदेलखंड। प्रतिहार जो थे मूल रूप से राजस्थान के थे। इनका भी कुछ टाइम के लिए राजपूतों के साथ और जो रहा, तो ये प्रतिहार जो थे, इन्होंने मालवा पर कुछ टाइम के लिए आए हैं ये, लेकिन मेनली ये कहाँ के थे? राजस्थान रीजन के थे। तो ये जो प्रतिहार हैं वो हमारे यहाँ से नहीं बिलोंग करते थे। कविराज मार्ग नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो अमोघ वर्ष ने कविराज नामक ग्रंथ लिखा। सीधा सीधा सभी बच्चों को पता होगा। अगला है राजा भोज एक परमार शासक थे, सभी को पता है। परमार राजा थे राजा भोज। राजा भोज ने ही क्या बनाया है? आपका भोजपुर का मंदिर बनवाया। क्लियर? और क्या खासियत थी राजा भोज की? भोज तालाब बनवाया। ठीक है, और क्या खासियत थी? धार नगरी में इन्होंने बहुत सारे कई सारे काम किए। चलिए अगला देखते हैं। परमार वंश के राजा भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन को किस स्थान पर शिफ्ट किया? देखिए ये जो है धार को इन्होंने राजधानी बनाया। उज्जैन जो था वो पहली राजधानी था। ठीक है, उज्जैन परमार वंश की पहली राजधानी था। प्रथम राजधानी पहले उज्जैनी था, उसके बाद कहां शिफ्ट किया गया? धार शिफ्ट किया गया। चलिए अगला देख लेते हैं। राजा भोज की राजधानी बिल्कुल सही है, इसमें धार नगरी है। ठीक है, अगला है राजा भोज ने शासन किया कहां पर किया? धार पर किया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। चलिए अगला है, किस ग्रंथ की रचना का संबंध राजा भोज से? विद्या विनोद बिल्कुल सही है। सरस्वती कंठाभरण बिल्कुल सही है। युक्त कल्प ये भी सही है। ठीक है, मतलब ये सभी आंसर होगा, इसका डी आंसर है। ठीक है, राजा भोज को इसीलिए कविराज की उपाधि भी दी गई है। इस तरीके से हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। आप लोग तैयारी करते रहिए, कंटिन्यूअसली देखते रहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन इसमें किया गया है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।